वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले का जो है हमारे टॉपिक डीसी सर्किट्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस को देखा था। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम जो है ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ असल में जो है हमारे पास करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से ही के रिलेशन से ही हमारे पास आता है। तो ओम्स लॉ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओम्स ओम से समझ में आता है कि इंडिया हमें जो है हमारे पास वहाँ सलाम करके तो ओम किया जाता है। खैर वो एक ये ओम्स है। इसको जो है साइंटिस्ट है उसने जो है वो उसके अपने नाम से जो है इसने इस लॉ को बनाया था, जिससे यहाँ से हमारे पास वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वहां से ही हमारे पास आता है। और दूसरी चीज यहीं से हमारे पास जो है रेजिस्टेंस वर्ड भी जो है डिस्कवर हुआ था, जिसको हम छोटी सी डिस्कवरी कह सकते हैं। और उसने उस अपनी यूनिट अपने उस क्वांटिटी को, उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की मटेरियल को अपने उसके यूनिट को भी अपने नाम से ही मंसूब कर दिया था। बड़ा मजे का ओम लॉ था, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है करंट और वोल्टेज दरमियान का रिलेशनशिप। आप देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अपोज और रेजिस्ट द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या है? मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, रुकावट बनती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के दौरान। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। तो उनके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। क्योंकि करंट को, चार्जेस की मूवमेंट को रोकती है। आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। जो मेटालिक in metallic and some other types of conduct the current is proportional to the apply voltage। हमारे पास मेटल्स होते हैं या कुछ दूसरे टाइप्स के जो कंडक्टर्स होते हैं जिसको हम सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं या मेटलॉइड्स कह सकते हैं। वो उसमें क्या होता है कि आपका जो करंट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। ये बात हमने क्यों की है कि करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, आपने क्या किया, बैट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। बैटरी ने जाहिर है अब उसको एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल्स को जो कि रैंडम मोशन में थे, अब उनको एक एनर्जी मिली तो वो एक हाथ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट में, उनके डायरेक्ट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में, उनके डायरेक्शन के फ्लो में किसका अमल दखल है? वोल्टेज का। जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, वो क्या होगा, वो मूवमेंट उनकी वो रेंडम मोशन में रहेगी। लेकिन उसके बाद उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और पूरे सर्किट में फिर वो मूव करेंगे। वरना जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो वो सिर्फ एक कंडक्टर में मौजूद थे। ठीक है। अब और जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा करंट आपको मिलेगा। अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे आपको करंट भी डबल मिलेगा। जितने एन टाइम्स आप वोल्टेजेस करेंगे उतने ही एन टाइम्स आपको करंट मिलेगा। इसका मतलब है दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। If the voltage V and the resulting currents have the associated reference, यानी एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो इन दोनों के दरमियान के रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं? I जिसका यूनिट होता है एम्पेयर बराबर है V अपॉन R के। V क्या है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, जिसका यूनिट वोल्ट होता है, डिवाइडेड बाय R ओम्स। जो इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर। और उसी V इज इक्वल्स टू आई आर के रिलेशन को इन्होंने उलट दिया है कि I बराबर होता है V अपॉन R के। यानी अगर आप यहाँ से देखें ये इक्वेशन क्यों जनरेट हुई है उस तरीके से, इसलिए क्योंकि करंट का आपके जो वोल्टेज है, इस करंट का इस वोल्टेज से क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि I का रेजिस्टेंस से क्या है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये ऐसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है? उसके मोशन को अपोज करती है। अपोज और रेजिस्ट द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। जब तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या हुआ? आपके पास करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होगा। आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। दिस रिलेशन इज नोन एज, रिलेशन को आप क्या कहते हैं? ओम्स लॉ।
From Ohm's law, it is Arrhenian. The greater the resistance, the less the current. इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना करंट कम होगा और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा. For the electric resistance of a conductor is 1 ohm if an applied voltage 1 volt causes a current of 1. अच्छा, अब आपके पास रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर्स की 1 ओम कब हो सकती है? रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की 1 ओम तब हो सकती है जब उसमें आप एक वोल्टेज अप्लाई करें 1 वोल्ट का और उसमें ही 1 वोल्ट का जब आप वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट भी 1 एम्पियर का उसमें जो है फ्लो करे. तो उसका मतलब है कि वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम होगी. इसके अलावा फिर आप इस ओम्स लॉ का जो रिलेशनशिप है इसको कुछ और तरीके से भी देखते हैं. आर आपके पास क्या है? आर आपके पास असल में है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को हम जो है वो डिनोट जो करते हैं कैपिटल जी से. ठीक है, तो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. यहाँ पर हम आर लिख देते हैं. तो ये रिलेशनशिप दिखाया है. आर जो है यहाँ 1 अपॉन में आ रहा है यानी G इक्वल्स टू 1/r. ये रिलेशन है. तो ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है इसमें ये 1/r है. 1/r को हटाएंगे तो ये यहाँ पर G जो कि सीमेंस इसका यूनिट होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्ट से. तो द मटेरियल वो मटेरियल्स जो कि ओबे करते हैं ओम्स लॉ को वो क्या करते हैं? A conducting device जो conducting device होते हैं if the resistance between any pair of wire is independent of the magnitude and polarity of the applied potential difference. यानी कह रहा है कि कौन से डिवाइस जो है कौन से कंडक्टिंग डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं अगर उनके रेजिस्टेंस जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है उसका मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी वो जो है एक दूसरे के क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए. एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. यानी जो रेजिस्टेंस है ऐसा डिवाइस ऐसा कंडक्टिंग डिवाइस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता हो वहां पर क्या हो उसकी रेजिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है वो असल में इंडिपेंडेंट हो जाए अपने मैग्नीट्यूड के और के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के और पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी के यानी उसके इंडिपेंडेंट वर्क करे तो वो ओम्स लॉ को ओबे करता है. अ मटेरियल और अ सर्किट एलिमेंट दैट ओबेज ओम्स लॉ यानी ऐसा मटेरियल और सर्किट जो कि ओम्स लॉ को ओबे करे वो क्या कहलाता है? ओम्फिक. और जो नहीं करते वो नॉन ओम्पिक कहलाते हैं. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आल्सो डिपेंड ऑन डिवाइसेस दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डिवाइसेस को आल्सो डिपेंड ऑन डिवाइसेस. वो जो डिवाइसेस पे डिपेंड करते हैं तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते यानी वो मटेरियल से डिपेंड नहीं कर रहे होते बल्कि यानी ऑल्सो मैं बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि डिवाइसेस पे डिपेंड करते हैं दे डू नॉट ओबे. और जो डिवाइसेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने डिवाइसेस पे वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. उसकी एग्जांपल क्या है? करंट वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर अ नॉन ओम्पिक डिवाइस जिसमें आपके पास पीएन जंक्शन डायोड आता है. पीएन जंक्शन डायोड में करंट जो है आपके पास डीसी होता है क्योंकि वहां पर करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है. अब आपको मैं ये दिखा रही होती हूँ कि आपके पास ये डायग्राम क्योंकि वहां पर हमें रिवर्स करंट भी मिल रहा होता है और फॉरवर्ड करंट भी मिल रहा होता है. आप ये देखें ये जो आपको नंबर 1 डायग्राम है ये आपके पास वोल्टेज करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है. ये आपके पास ऐसे डिवाइस का है ऐसे मटेरियल का है जिसमें आपके पास जो कि ओबे कर रहे होते हैं किसको? ओम्स लॉ को. और उसमें आपने कितना इस केस में आपने कितना रेजिस्टेंस यूज किया है? 1000 ओम का रेजिस्टर यूज किया है. और ये वो मटेरियल का ग्राफ है जिसमें आपके पास जो है वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है. यानी इसका मतलब है कि जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ही मुनासिब हमें करंट मिल रहा है और जितना हम वोल्टेज को कम करते जा रहे हैं यानी जिस जिस तरह हम जो है वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं उस तरह हमें जो है करंट जो है क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है. और यहाँ पर देख लीजिए आप देखिए ना वोल्टेज और करंट के दरमियान है.
वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, फिर करंट बढ़ना शुरू हुआ। और ये भी देखें, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव है। आप ये डायग्राम देख लें, ये डायग्राम ये डायग्राम जो बता रही है, डायग्राम हम बता रही है कि ये एक ऐसे मटेरियल का हमें ग्राफ मिला है, मटेरियल कैलकुलेशन से हमें ग्राफ मिला है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, और वो होता है पीएन जंक्शन, जिससे हमारे पास फॉरवर्ड करंट आता है। ये फॉरवर्ड करंट ये कि पहले जो है आपके पास देखें वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज नेगेटिव है, कोई करंट हमें नहीं मिल रहा, करंट जीरो है। वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर जीरो पे आया तो भी जीरो है, फिर वो थोड़ा सा पॉजिटिव गया, फिर 2 वोल्ट जब हुआ, उसके बाद जब वो बढ़ा है 2 से 4 के दरमियान, उस दरमियान हमारे पास करंट बहुत तेजी से बढ़ा है। ये देखिए, तो ये कर्व है, पहले कांस्टेंट चल रहा था, फिर अचानक से राइज हो गया, अचानक से बढ़ गया। तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होते, यानी अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ेगा। देखें आप, पहले जो है बिल्कुल जीरो चल रहा था, नेगेटिव पे करंट आपको जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, इवन 1 एम्पियर 1 वोल्ट भी आ गया तब भी जीरो था, 2 वोल्ट पे भी आ गया जीरो हो गया। 2 वोल्ट के बाद जब 2 से 4 तक हो गया, 2 वोल्ट के बाद जब बढ़ना शुरू हुआ, मजीद 4 तक गया, तो बढ़ता ही चला गया आपके पास करंट। तो ये ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड का है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब हम चल रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर की तरफ। एनर्जी ट्रांसफर किस तरीके से होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इक्वेशन नंबर आपके पास फिगर नंबर 7 shows a circuit conducting of a battery connected to a black box. A steady current I exists in the connecting wires and a steady potential difference VB exists between the terminal A and B. Terminal A connected to the positive battery terminal and is at a higher potential. The terminal B, अच्छा आपके पास ये जो फिगर 7 है, ये एक लेग बॉक्स की है जिसमें बैटरी लगाई हुई है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ए पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी से कनेक्टेड है। ये लो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, ये हाई पोटेंशियल। और जो करंट स्टेडी करंट है, इसको कहा गया है जो स्टेडी करंट है ये फ्लो हो रहा है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। नेगेटिव वो जो होता है वो आपके पास लो 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 पोटेंशियल होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल को शो करता है। तो इसका मतलब है करंट जो गुजर रहा है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ शो कर रहा है, तरफ जा रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास चार्ज की वो कितनी होगी, डी क्यू, डेट मूव थ्रू अ बॉक्स, जब वो मूव करेगी बॉक्स में फ्रॉम ए टू बी, डिक्रीजेस बाय डी क्यू वी ए बी, तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब वो मूव करेगी यहाँ से यहाँ, तो आपके पास जो है इस बॉक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज डी क्यू that move from that moves the box, जो बॉक्स को मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी, डिक्रीज हो जाएगी बाय डी क्यू इंटू वी ए बी। डी क्यू क्या है, वो चार्ज का एलिमेंट है, चार्ज एलिमेंट है, और वी ए बी आपके पास उन दोनों पॉइंट के दरमियान का वोल्टेज है। इन अ टाइम डी टी, द एनर्जी एक टाइम इंटरवल है टी डी टी, आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जितनी भी एनर्जी थोड़ी सी इस बॉक्स में ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, डी यू, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है डी क्यू चार्ज एलिमेंट इंटू वी ए बी। वी ए बी आपके पास क्या है, पोटेंशियल है। अच्छा, डी क्यू किसके बराबर होता है, आपके पास जो करंट है बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी के। तो डी क्यू वहां से निकला है किसके इक्वल, आई डी डी के, तो ये आपने यहाँ रख दिया आई डी डी टी। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, वी फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी हमें पता है कि द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जिस हिसाब से यानी टाइम के चेंज के हिसाब से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। आप उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन P इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी, यानी डी यू क्या है, एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और ये असल में किसके बराबर है आपके पास, ये असल में बराबर है आपके पास आई डी टी वी ए बी। डी यू किसके बराबर है, आई डी टी वी ए बी। तो डी डी और डी टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ये देखें, इस चीज को मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ऊपर हम जो है ये वैल्यू रख देते हैं,
अब होगा क्या कि इस वैल्यू के आने से ये डीडीटी और ये डीडीटी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पावर किसके बराबर मिल जाएगी, वोल्टेज इनटू करंट के बराबर। ये आपके पास इक्वेशन 2 होगा, यानी आपके पास क्या है, पावर क्या है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आई आई डी टी वी ए बी, डीडीटी डीडीटी कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, पी इज इक्वल्स टू आई वी ए बी। ये आपके पास जो है डायग्राम है जिसमें आपने एक बॉक्स लिया हुआ है, उस बैटरी को अपने उस बॉक्स को अपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉइंट ए से कनेक्टेड है या पॉइंट बी से कनेक्टेड है। आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट चार्ज मूव होना शुरू हुआ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये करंट की डायरेक्शन है जो कि शो कर रहा है आपको इन दो पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और कितनी पावर लग रही है वो कैलकुलेट करना है। इसमें ये बताया गया इफ इट इज डिवाइड इन बॉक्स एंड अ मोटर द एनर्जी अपीयर्स लार्जली। अगर ये डिवाइस किसी, अगर इफ द डिवाइस इन द मोटर इन द बॉक्स, अगर ये डिवाइस किसी बॉक्स के अंदर हो और ये किस तरह वर्क कर रहा हो और ये बॉक्स क्या हो, एक मोटर हो, इफ द डिवाइस इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में मौजूद ये जो डिवाइस है, इस बॉक्स में ये मौजूद, इफ द डिवाइस इन द बॉक्स, ये इस बॉक्स में जो मौजूद जो है ये जो डिवाइस है, अगर ये मोटर हो तो क्या होगी कि लार्ज अमाउंट का जो है ये मैकेनिकल वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो लार्ज अमाउंट का वर्क डन देगी, वर्क डन आपके मोटर की वजह से, और लार्ज अमाउंट का वर्क डन दे सकती है। इसका मतलब है उसमें ये डिवाइस जो है काम कर सकता है एज ए स्टोरेज बैटरी, और अगर इसके अंदर मजीद एनर्जी स्टोर हो सकती है तो इसकी इसमें जो इसकी केमिकल एनर्जी यूज होगी वो एज अ सेकेंड इन दिस सेकेंड बैटरी। तो उसका एक ये पॉइंट है, क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर भी और ये बैटरी हमें दोनों, यानी हमें दो जगह पोटेंशियल मिल रहा है, एक तो बैटरी का पोटेंशियल और एक ये पोटेंशियल, यानी इस बॉक्स में मौजूद डिवाइस का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल। तो इसका मतलब है इस बॉक्स में ये जो डिवाइस रखा हुआ है हम इसको इतना चार्ज करेंगे, इसको इतना चार्ज करेंगे, ये इतना चार्ज करें कि ज्यादा अमाउंट का इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि ये मैकेनिकल वर्क दे। मैकेनिकल वर्क डन तभी देगा जब आपके पास ये बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगी और इस पॉइंट के दरमियान भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास एक और सेकंड बैटरी होगी और वो हेल्प करेगी। वो सेकंड बैटरी ये भी आपके पास ये भी एज अ बैटरी वर्क करेगा, बीइंग द एनर्जी एज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। और ये डिवाइस ये क्या डिवाइस करेगा कि ये एनर्जी को लार्जली स्टोर कर लेगा एज अ स्टोरेड केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जो कि किस तरीके से काम करेगी, एज अ सेकेंड बैटरी काम करेगी। अगर ये डिवाइस रजिस्टर हो, पहले क्या था, ये डिवाइस एक मोटर था, अब ये डिवाइस अगर एज अ रजिस्टर हो तो इसमें इतनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो सकी, ये लार्ज अमाउंट की एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस रजिस्टर की अपनी एक हद होगी, उसकी एक लिमिट होगी, और उस रजिस्टर की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी जो कि वो उसी को स्टोर करेगा, और वो जो एनर्जी होगी वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है जो रजिस्टर की होगी वो टाइम डिपेंडेंट होगी। फॉर अ रजिस्टर वी कैन कंबाइन इक्वेशन नंबर, यानी दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, देन वी ऑब्टेन, यानी इक्वेशन नंबर ऊपर वाली को, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है कौन सी थी, ओम्स लॉ में जो इक्वेशन हमने यूज की है, ओम्स लॉ में जो इक्वेशन हमने यूज की है वो, और जो क्वेश्चन आपके पास अबव दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2, उन दोनों को हम आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और अगर इसको मजीद हम सॉल्व करें तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकती है, यानी आप करंट को हटा देंगे, इससे आप करंट को डिनोट कर दें, करंट आई का आई बराबर होता है आपके पास वी स्क्वायर वी अपॉन आर के। तो जब आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, आई कार कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर के। नोट डाउन इक्वेशन टू अप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर इन ऑल कार्ड्स, यानी हमें इक्वेशन नंबर 2 जो ऊपर वाली थी, यानी पावर बराबर है करंट इनटू पोटेंशियल के, तो यानी आई इंटू बी ए बी के, तो वो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपके पास ऑल काइंड ऑफ एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हर काइंड में मिल सकती है। इक्वेशन नंबर 3 and 4 अप्लाई ओनली टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो है आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने में काम आते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी, जब आप वहाँ पर रजिस्टर यूज करें।
ऊपर वाली जो इक्वेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने बात की मोटर की बात, तो ये जो है ये बात तो एक अलग है, ठीक है। लेकिन ये बात हम कब कर रहे हैं, ये जो हमें डायग्राम मिल रही है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये जो है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो पावर, इसकी जो एनर्जी है, इसको हम यूज करते हैं इन ऑल, इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको इन ऑल काइंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास ये वाली जो पावर है, जो कि ओम्स लॉ और करंट के रिलेशन से आई है, इसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जब हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी हो, वो जो इंटरनल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो किसकी होगी, इंटरनल एनर्जी रेजिस्टर की। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम कहते हैं जूल्स लॉ, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है इन द रेजिस्टर, वो क्या, उसकी सराउंडिंग से वो कहलाती है जूल हीटिंग। कौन सी, ये वाली। और इसका जो यूनिट है इक्वेशन 2 से अगर हम यूनिट देखें तो वो आता है वोल्ट डॉट एम्पेयर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका यूनिट यहाँ से निकालना चाहें, जूल, वैसे तो इसका यूनिट होता है आपके पास वॉट, ठीक है। वॉट इसका यूनिट होता है। वॉट आपके पास क्या है, यानी यहाँ आप देखें जो वो मैं आपको लिखूँ वोल्ट डॉट एम्पियर या एम्पियर डॉट वोल्ट, यानी आई इंटू ए बी, यानी करंट इंटू वोल्टेज का रिलेशनशिप बता रहा है कि पावर के इक्वल है। और पावर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो वॉट्स होता है। वॉट्स एक और इसके इक्वल होता है जूल अपॉन सेकेंड। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का या वर्क डन का। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि पावर किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन टाइम के। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हमने इसमें ओम्स लॉ पढ़ा और एनर्जी कैसे सर्किट में ट्रांसफर होती है, हमने ये पढ़ा। हमारे पास एनर्जी दो तरह की हमने पढ़ी। एक एनर्जी हमने की जब हमारे पास अगर डिवाइस में जो बॉक्स है वो एज अ मोटर वर्क करे, तो हमारे पास क्या होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है हमारे पास क्या होगी, वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्टोर हो सकती है। और वो एनर्जी जो है हम एज अ मैकेनिकल वर्क डन भी यूज़ कर सकते हैं, और उस एनर्जी को हम एज अ केमिकल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी एनर्जी को, अगर वही डिवाइस अगर हमारे पास बॉक्स में किसी रजिस्टर से कनेक्ट हो जाए बैटरी की जगह, तो क्या होगा कि उसकी जो सारी की सारी एनर्जी, जो हम 2 पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल फाइंड करें, तो क्या होगा कि उसकी सारी की एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होगी, वो जो है रजिस्टर की इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करने में यूज हो जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी सारी की सारी एनर्जी। तो वहां से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, ये वाला रिलेशन आएगा। जो पहले रिलेशन आया है मोटर वाला, उसमें हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम ऑल पर्पसेस, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ऑल पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास रजिस्टर की जो एनर्जी आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसको सिर्फ हम उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। और वो जो है इक्वेशंस दोनों 3 और 4 इक्वेशन वो जूल्स लॉ कहलाती हैं। और उसकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है रजिस्टर के उसमें इंटरनल एनर्जी में, वो कहलाती है असल में जूल हीटिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।